सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। नरेंद्र मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, उनके कई मंत्री हैं जो अपनी-अपनी जगह काम करते हैं। वो तो पीएमओ मेनली सारे बड़े डिसीजंस देखता है, बड़े खर्चे का फैसला पीएमओ खुद लेता है। लेकिन यहाँ पर जब हाल ही में जिस तरह से एनसीईआरटी वाला मुद्दा हुआ था, तो उस पर खबर ये मिली है कि भई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बहुत गुस्सा हुए थे कि करप्शन इन जुडिशरी वाला मैटर जो है ये एनसीईआरटी में कैसे पहुँच गया, नंबर 1। नंबर 2 कि अक्सर ये चर्चा सुनने को मिलती है कि वो अपने मंत्रियों को भी टाइट करने के लिए कोशिश करते हैं कि भई वो परफ़ॉर्म करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके मंत्री उतना आप क्योंकि एक वक़्त हुआ करता था जब टीवी चैनल पे रिपोर्ट बनाया करते थे कि इस मंत्री को इतने में से इतने नंबर दिए जाए, इसको इतने में से इतने नंबर दिए जाएँ, ऐसे करके। अब वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अब ये रिपोर्ट कार्ड नहीं बन रही है। अगर ये रिपोर्ट कार्ड है किसी के पास तो वो एक ही जगह पर जाती है। बड़ी बात ये है कि जब परफ़ॉर्मेंस की बात आती है और ये तमाम मंत्रियों की क्लास लगाने की बारी आती है, तो पीएमओ को इतना आगे क्यों होना पड़ता है? क्यों मंत्री जो हैं क्योंकि चाहे आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की बात कीजिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कीजिए और भी तमाम मिनिस्ट्री की लीजिए, तो ऐसे इम्पैक्ट दिखाई नहीं देते हैं चीज़ों के। एक तो होड़ लगी हुई है धर्म का इस्तेमाल करने की, धर्म को हर जगह घुसेड़ देने की, धर्म को हर जगह स्थापित करने की। धर्म तथाकथित धर्म, धर्म नहीं, धर्म स्थापित करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तथाकथित धर्म के नाम पर तमाम ढकोसले, इसका एक लगातार मैं देख रहा हूं कि एक प्रतियोगिता चल रही है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, जगह जगह वाइस चांसलर उस तरह के तमाम काम कर रहे हैं जो आरएसएस को सूट करता है, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। यहां तक कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आरएसएस का अड्डा बना दिया गया, उनके सारे कार्यक्रम विश्वविद्यालय के खर्चे पर विश्वविद्यालय के परिसरों में होने लगे। आरएसएस का अड्डा अगर वो बने तो फिर करप्शन एंड जुडिशरी जैसी सब्जेक्ट कैसे आ गया? मतलब ये मैं कैसे मैं चूक हुई? मैं आ रहा हूं उस पर। तो उसमें तरह तरह की होड़ लग गई है। एक जनरल एक परसेप्शन ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार अदालतों से परेशान है। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे ही फैसले आए हैं जिससे कि सरकार परेशान रही है, और बहुत सारे फैसले ऐसे करा लिए गए कि उसमें न्याय दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि वो सरकार के पिट्ठू दिखाई पड़े लोग फैसले करने वाले। तो जुडिशरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सहज नहीं है। तो वो जब सहज नहीं है तो किसी ने बहुत आगे बढ़कर के ये सोचा कि लाओ हम सरकार को खुश करते हैं और जुडिशरी के करप्शन पर ही वो डाल देते हैं। जैसे ऐसे तो तमाम एनसीईआरटी की किताबों में आपने देखा कि इतिहास की किताबों से मामले तो ज्यादातर सारे ऐसे आए हैं जो कि सरकार को तो कहीं बहुत ज्यादा टाइट किया नहीं गया, बल्कि जो मामले सरकार को टाइट करने वाले सामने आते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बस एक तरह की सिचुएशन ही आ रही है सामने ऐसे निकल के कि ठीक है कि जुडिशरी कुछ अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है, कि वो सवालों में घिरी हुई है पिछले काफी टाइम से। नहीं, शुरुआती दौर में चाहे चंद्रचूड़ साहब रहे हो, शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि वो सरकार बहुत दबाव में, आपने ध्यान होगा आपको, और पूरा देश उम्मीदें लगा बैठा था। उनके तमाम डायलॉग ऐसे थे। अभी सूर्यकांत जी हैं, उनके आपने इधर के कुछ उनके जो उन्होंने शब्द कहे हैं, वो सारे शब्द ये दिखाते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रभुता है उसको कायम करना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं। तो उससे सरकार विचलित होती है। ये जो है सरकारी फांसीवाद को मानने वाली हाल ही में उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर और इस तरह से फ्रीबीज ना बांटे सरकार और ज्यादा। जी जी जी। बड़ी बात तो है कि सूर्यकांत जी की बात का असर तो तब दिखेगा जब अब जैसे चुनाव जो भी होंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरी जगह की बात कर लीजिए, तो वहां पर जब वो नहीं बांटे, जैसे आसाम के चुनाव है, वहां पर फ्रीबीज ना बांटे तो समझ आएगा सर ये बात की वाकई में ये तो जब चुनाव की घोषणा होगी तब क्या परिस्थितियां बनती हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है, कोई निर्देश देता है नहीं देता है, तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर हमने आपने उम्मीदें लगा ली हैं कि सूर्यकांत जी शायद न्याय करना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा जो यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा है उसको जिस तरह से राजनीति के लिए बर्बाद किया जा रहा है उसको रोका जाएगा और उससे राजनीति को प्रभावित भी किया जा रहा है। यूं तो बेईमानी के तमाम सोर्सेज लोग कहते हैं मोसाद सारे ईवीएम को हैक कर लेता है और मोसाद परिणाम बदल देता है, इस तरह की तमाम कहानियां पब्लिक डोमेन में तैर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो पैसा वैसा बांटा जाता है एंड टाइम पे, जैसे बिहार में भी हुआ कि 10-10 हजार रुपए बांटे गए और उनके लिए उन्हीं महिलाओं को इस्तेमाल किया गया जो ऑलरेडी उनकी पेड है, जो सरकारी तौर पर पेड उनके यहाँ पेड है उस तरह से, तो उससे परिणाम बदलता हुआ दिखता है। तो अगर सूर्यकांत जी अगर निर्णय कोई लेते हैं और चुनाव पास आता है, उस पर एक सख्त निर्देश जारी करते हैं, उस पर कोई स्टे लगाते हैं, उस पर ऊपर कोई एक बयान जारी करते हैं या बड़ा कोई फैसला जारी करते हैं, तब स्पष्ट होगा कि सूर्यकांत जी की बातों में दम है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन जनरल भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी को लेकर सहज नहीं है। ये एक फांसीवादी मानसिकता की पार्टी है। इसका मानना यह है कि जब इसकी सरकार है तो सब कुछ इसके हिसाब से होना चाहिए, वो जुडिशरी हो या फौज हो या कोई चीज हो,
वो सब इसके आदेश पर चलनी चाहिए। कोई भी संस्था स्वतंत्र रूप से नहीं चलनी चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने या हमारे मनीषियों ने, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों ने तय किया था कि संस्थाएं स्वतंत्र होंगी और तो स्वतंत्र संस्थाएं एक दूसरे की पूरक होंगी, लेकिन एक दूसरे पर अंकुश लगाने का काम भी करेंगी, जिससे लोकतंत्र को हानि ना होने पाए, कोई भी तानाशाह ना होने पाए और कोई भी लोकतंत्र का हरण न करने पाए। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन आप देखिए लगातार कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब पर कब्जा कर लेना, उनके अंदर अपने आदमी बैठा देना और उनको स्वतंत्र रूप से काम न करने देना, ये इस भारतीय जनता पार्टी नामक पार्टी का लगातार रवैया है। चूंकि ये फांसीवादी सोच के लोग हैं और इनका भविष्य का यही एजेंडा है कि एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें कोई नहीं होगा, सिर्फ ये होंगे, सिर्फ इनका आदेश होगा, उसी सब चीजें चलेंगी। तो वो लोग अभी भी नेचुरली बहुत सहज नहीं है। कई जगह से, हाई कोर्ट से, नीचे के कोर्ट से तमाम तरह के ऐसे आदेश हो जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं। तो किसी एनसीईआरटी के किसी सूरमा को ये समझ में आया होगा कि लाओ मैं ये चैप्टर डाल देता हूं, इससे शायद बहुत तारीफ हो जाएगी और मैं मोदी जी की निगाह में चढ़ जाऊंगा। लेकिन उस पर अचानक सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया और उस कड़े रुख के अपनाने के नाते मोदी जी को भी नाराजगी दिखानी पड़ी आनंद फानंद में, और अब शायद वो किताबें सारी रद्द करके रद्दी की टोकरी में डालने दी जा रही और नए सिरे से उसको हटा करके फिर से नई किताबें बनाई जा रही हैं। इतिहास के दायरे में भी इन लोगों ने तमाम चीजें, इतिहास से संबंधित जो तथ्य थे, महात्मा गांधी से लेके और आजादी की लड़ाई के तमाम जो तथ्य थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी किताबों में से निकाल दिया है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उसके चैप्टर डाल दिए। जबकि पार्टी की स्थापना के चैप्टर डालने क्या मतलब है? अगर आप डाल रहे हैं तो फिर कांग्रेस की स्थापना के चैप्टर भी डालिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना के चैप्टर भी डालिए, कम्युनिस्ट पार्टी का भी डालिए। अगर आप पढ़ाना ही चाहते हैं लोकतंत्र में दलों की स्थापना कैसे हुई, किनका क्या सिद्धांत है, किसने क्या क्या किया, तो फिर सारी पार्टियों को डालिए। अलग अलग स्टेट में जब पार्टियां, उन स्टेट के कोर्सेज में उनको भी डालिए। लेकिन ये एक चलन चल गया है इस वक्त सब चीज को मिटा देने का और नया लिख देने का, जो फांसीवादी सोच है, जो आरएसएस की सोच है, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसके हिसाब से तैयार कर देने का एक नया चलन चल गया है और वो कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है पूरी शिक्षा व्यवस्था को। कंप्लीट उच्च शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। मुझे पता नहीं था, अभी आगरा विश्वविद्यालय के एक विभाग में अभी मुझे कल मालूम पड़ा कि पता लगा कि इन्होंने गीता पर, बाकायदा गीता पर एक कोर्स शुरू कर दिया है कि इसमें गीता पर लेक्चर होंगे और गीता पढ़ाया जाएगा। कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ गीता क्यों, जितने धर्म ग्रंथ है सभी पढ़ाइए। बाकायदा एक धर्म ग्रंथों का एक क्लास तैयार कर दीजिए और 1 घंटे में अलग अलग धर्म ग्रंथों की अच्छी अच्छी बातें, जितने धर्म ग्रंथों में जो कुछ है सब सुनाइए, तो बेटर रहेगा। लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकेंगे, एक अच्छा समाज तैयार होगा, उससे नफरती समाज तैयार नहीं होगा। गीता के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता तो जिस विषय के आप अध्यापक हैं, जिस विषय का आपका डिपार्टमेंट है, उस विषय को अच्छी तरह पढ़ाइए कि छात्र उस विषय को अच्छी तरह जाने, उसका ज्ञान हासिल करके समाज के लिए कुछ उपयोगी साबित हो सके। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक धर्म ग्रंथ पढ़ाना जरूरी है, तो फिर ये एक लोकतंत्र में वो उचित नहीं है। उचित यह है कि सभी धर्म ग्रंथों में अच्छी चीजें छांट लीजिए, उस पर एक्सरसाइज करिए और जो भी कॉमन अच्छी चीजें उनको सबको पढ़ाइए, तो एक अच्छा समाज तैयार होगा। भारत का जो सचमुच हिंदुस्तान है वो और आगे बढ़ेगा और उसको एक अच्छे समाज में वो तब्दील होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।